Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners. Today we are going to talk about intelligence and theories of intelligence. ये एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू है अबाउट दीज टॉपिक्स विच इज़ इंटेलिजेंस एंड सम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. एक्चुअली द टॉपिक इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ इज़ वेरी वास्ट. इसको आप बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते, इसको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए ही. लेकिन ये जो वीडियो है इससे आपको सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा और ये भी आप जान सकेंगे कि वो कौन सी थ्योरीज़ हैं जो इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं. किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्यों ना हो, ये कुछ कॉमन थ्योरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस क्विकली बिगिन टुडेज क्लास एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड द टॉपिक इंटेलिजेंस. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस क्या होता है. अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो लोग उस पर्सन को इंटेलिजेंट कहते हैं जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया हो. आप देखिए अपने आसपास या आप क्लासरूम में ही देख लीजिए कि अगर बच्चा अच्छे मार्क्स अचीव करता है, अगर एकेडमिक अचीवमेंट उसके पास है तो उसको इंटेलिजेंट समझा जाता है. एकेडमिक को अगर हम साइड में कर दें और बाकी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी देखें तो जो लोग अपनी लाइफ में किसी तरीके से सक्सेसफुल होते हैं, चाहे उसके पीछे उनका कुछ भी एफर्ट्स रहे हों, अगर किसी भी तरीके का अचीवमेंट वो एक्वायर करते हैं तो जनरली लोग उन्हें इंटेलिजेंट कहते हैं. ये एक लेमन कॉन्सेप्ट है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू, जो हमेशा सही नहीं होता. इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं और हर एक साइकोलॉजिस्ट की इंटेलिजेंस के बारे में जो भी डेफिनेशन है वो एकदम ठीक है, एकदम ट्रू है. क्योंकि इंटेलिजेंस क्या है, बहुत कुछ है. जैसे अगर हम देखें कि हमारी जो परसीविंग पावर है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी है, ये सब कुछ इंटेलिजेंस है. जब हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर कर पाते हैं तो ये भी हमारा इंटेलिजेंस है. तो इंटेलिजेंस बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बना है और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अगर हम स्टक कर जाएं और कह दें कि सिर्फ ये इंटेलिजेंस है या अचीवमेंट ही इंटेलिजेंस है, विच विल नॉट बी ट्रू. क्योंकि अचीवमेंट क्या होता है, अचीवमेंट तब होता है जब हम कुछ भी नॉलेज को गेन करते हैं या किसी भी स्किल को एक्वायर करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रैक्टिस के थ्रू, तो वो हमारा अचीवमेंट होता है. और अचीवमेंट के बारे में एक बात ये भी ट्रू है, इट फोकसेस ऑन द थिंग्स दैट यू नो एंड कैन डू. आप सोच के देखिए, आप उन्हीं चीज़ों में प्रोफिशिएंसी गेन कर पाएंगे जिनमें जिनमें आप करना चाहते होंगे, या तो आपका इंटरेस्ट उसमें हाई होगा या फिर आप उस चीज़ को करने की कैपेबिलिटी, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, वो आपके अंदर होगा. अगर आपको मान लीजिए ड्राइविंग में इंटरेस्ट नहीं है, आप कर सकते हैं बट आप कोशिश नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है और थोड़ा एप्टीट्यूड भी आपके अंदर है, आप उसको करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप कर सकेंगे. तो ये तो हमने बात करी कि किस तरीके से हम इंटेलिजेंस को एक लेमन लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं. Although intelligence is not the same as achievement, intelligence can provide the basis for achievement. अब हम आते हैं एकेडमिक इंटेलिजेंस की बात पर. जो हम एकेडमिकली बच्चे कुछ अचीव करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन इंटेलिजेंट है. अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करेगा, लेकिन उसने अचीव किया है तो वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा, इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है. इंटेलिजेंस मेक अचीवमेंट पॉसिबल बाय गिविंग पीपल द एबिलिटी टू लर्न. तो ये भी एक डेफिनेशन है जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इंटेलिजेंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू थिंक रैशनली एंड टू डील एफिशिएंटली विद द एनवायरनमेंट, इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट. जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर पाते हैं, कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हैं, या फिर इंटरपर्सनल पर हम हाई होते हैं, कोई बॉडीली का एस्थेटिक हमारे अंदर फैक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या हमारे पास वर्बल प्रोफिशिएंसी होती है, या कैलकुलेशन में हम फास्ट होते हैं. अब देखिए मैंने कितने सारे फैक्टर्स एक साथ बोल दिए हैं, तो ये सभी हमारे इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं, राइट. तो इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, इंटेलिजेंस बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बना है और इसी तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन भी किया जाता है. सबसे पहले आती है स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी. लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी से पहले एक हमारे पास अल्फ्रेड बिने की वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी भी आई थी, और उसमें सिंपल सी बात कही गई थी कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ होती हैं उनका एग्रीगेट है. एग्रीगेट वर्ड आप जानते ही होंगे, अब क्लास 12th में है या फिर ग्रेजुएशन में, या जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो एग्रीगेट वर्ड आपने सुना होगा. हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल हमारे अंदर है, जो भी हमारी क्वालिटीज़ हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, उन सबको उठा के मिला के रख दिया जाए. किसी चीज़ में हम कम होंगे, किसी चीज़ में हम ज़्यादा होंगे, तो जो सब कुछ ओवरऑल हम देखेंगे वो हमारी टोटल हमारी इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है. ये कहा था अल्फ्रेड बिने ने, बट इसको डिस्कार्ड किया स्पीयरमैन ने. 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपनी टू फैक्टर थ्योरी दी, और देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा. 100 years ago, British psychologist Charles Spearman suggested that all the behavior we consider to be intelligent has a common underlying factor.
इन्होंने कहा कि हमारे अंदर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि नाम है टू फैक्टर थ्योरी। इंटेलिजेंस को जी फैक्टर और एस फैक्टर में डिफाइन किया जाता है। जी फैक्टर होता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, वो कॉमन सेंस जो हर पर्सन यूज़ करता है अपनी लाइफ में। आप देखिए, अगर एक पर्सन इलिटरेट है, वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो भी बहुत सारी चीज़ों को डील करना जानता होता है। कैसे हो जाता है ये? क्योंकि उसके अंदर भी जनरल इंटेलिजेंस होता है। और जो एस फैक्टर होता है, एस फैक्टर क्या होता है? स्पेशल फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी। किसी भी पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी तो ज़रूर होती है, और ये भी नहीं है कि वो एक होती है, वो भी कई सारी हो सकती हैं। जैसे आपके अंदर जनरल इंटेलिजेंस है, सबके अंदर जनरल इंटेलिजेंस है, लेकिन आप अपने अंदर सोचिए कि मैं क्या बहुत अच्छा कर लेता हूँ या मैं क्या बहुत अच्छा कर लेती हूँ। लेट्स से आप एक बहुत अच्छे सिंगर होंगे, आप एक बहुत अच्छे कुक हो सकते हैं, आप एक बहुत ही स्मार्ट स्पीकर हो सकते हैं। तो जो भी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी स्पेशल एबिलिटी है, और इसी स्पेशल एबिलिटी की वजह से हम लोग एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सिमिलर हो सकता है, इट वुड नॉट बी सेम। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ वेरी वेल। ये सेम नहीं होगा, जनरल इंटेलिजेंस सबका सेम नहीं होता है, बट सिमिलर होता है। क्योंकि कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनमें हम नियर बाय सेम या सिमिलर ही बिहेव करते हैं, है ना। कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। हम किसी को एडवाइस देते हैं, अरे यार तुम ऐसा कर लेते, ऐसा होता, तो क्यों हम कह पाते हैं? वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस होता है। लेकिन मान लीजिए आपको सिंगिंग के लिए कंपटीशन में जाना है, तो जो आपकी एबिलिटी है, जो आपके सुर हैं, जो आपकी आवाज़ है, वो दूसरे के पास नहीं होगी। जो आपकी स्पेशलिटी है सिंगिंग में, वो दूसरे के पास नहीं होगी। तो एस फैक्टर ही वो मेन फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का, जो हमें दूसरे से अलग करता है। तो एस फैक्टर और जी फैक्टर, हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं स्पीयरमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये इंटेलिजेंस के दो फैक्टर हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इंटेलिजेंस के दो फैक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पे आते हैं। थर्स्टन जो थे, उन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी के बाद अपनी थ्योरी दी थी, और इन्होंने कहा कि ये दो फैक्टर तो कम है। यहाँ पर कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की उन्होंने बात करी। देखिए, नाम तो वही है, चाहे फैक्टर कह लीजिए, चाहे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कह लीजिए, कॉन्सेप्ट तो सब सेम है। लेकिन जो एक मेन पॉइंट है वो ये है कि अब वो जो दो फैक्टर थे वो 7 में स्प्लिट हो गए। तो हम बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट लुइस थर्स्टन बिलीव दैट 9 सेपरेट फैक्टर्स मेक अप इंटेलिजेंस। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने पहले अपनी थ्योरी में सिर्फ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का जिक्र किया था, लेकिन बाद में अपनी ही थ्योरी में इन्होंने दो फैक्टर्स को और जोड़ा, दो एबिलिटीज़ को और जोड़ा, और उनको नाम दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। जो ये प्राइमरी वर्ड लगाया ना इन्होंने, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेंटल एबिलिटीज़ वर्ड तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन प्राइमरी इसलिए लगा दिया गया क्योंकि ये बताना चाह रहे थे कि यही मेन है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू इंटेलिजेंस मेजर होता है। इसीलिए उनके आगे उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ लगा दिया। सबसे पहले आता है विजुअल एंड स्पेशल एबिलिटी, यानी हम स्पेशल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर पाएँ, पिक्चर, शेप्स, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वार्डरोब में या किसी भी कबर्ड में अपनी बुक्स को सेटल कर रहे हैं, बुक्स को सेट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एक पिक्चर होती है कि मुझे ऐसे ऐसे बुक्स को अरेंज करना है। या फिर जो पायलट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये आसानी से 3D को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये आसानी का मतलब इट्स नॉट दैट कि सभी कर सकते हैं, बट वो पायलट्स होते हैं, दे हैव प्रोफिशिएंसी इन इट। इसके बाद आता है परसेप्चुअल स्पीड, किसी बात को परसीव करने की स्पीड हमारी कितनी होती है। जैसे कोई टॉपिक होता है, आपको क्या करना पड़ता है, बार बार उस वीडियो को लेफ़्ट राइट स्वाइप करना पड़ता है, क्योंकि आपको उसको बार बार समझना पड़ता है। पर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो आप कहते हैं हाँ मैं समझ गया, आप उसको फॉरवर्ड भी करते चले जाते हैं। तो परसेप्चुअल स्पीड हर पर्सन की अलग अलग होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी वेरी कॉमन, ये सभी में होता है, और ये इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बेसिक फैक्टर है। अगर आपकी न्यूमेरिकल स्पीड अच्छी है तो देखिए सब आपको बोलेंगे अरे ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है, इसकी तो कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी है। तो नंबर्स को याद रख पाना, कैलकुलेशन फास्ट करना इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्बल मीनिंग का मतलब होता है वर्ड्स की मीनिंग को समझ पाना और उसकी प्रॉपर नॉलेज रखना। मेमोरी इज़ अगेन, मेमोरी के थ्रू भी इंटेलिजेंस मेजर होता है। अगर कोई पर्सन कुछ याद नहीं रख पाता है तो हम कहते हैं अरे यार ये तो कुछ याद ही नहीं रख पाता है, इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे कि ये ज़्यादातर हमें जीके में देखने को मिलता है, जीके या जीएस में। बच्चे को अगर कोई उसने बहुत ही पुराना क्लास का भी कोई क्वेश्चन बता दिया या कुछ भी हिस्ट्री से रिलेटेड बता दिया, उसकी मेमोरी पावर अच्छी है, तो कहते हैं अरे देखो उसे तो सब याद है, वो कितना इंटेलिजेंट है। तो ये मेमोरी भी एक फैक्टर होती है। वर्ड फ्लुएंसी, इसमें क्या आता है कि वर्ड्स हम कितना क्विकली राइमिंग में या किसी क्रॉसवर्ड पजल को कितना फास्ट हम कर पाते हैं। तो वर्ड फ्लुएंसी हमारी वर्ड के ऊपर कितनी प्रोफिशिएंसी है।
डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दो टॉपिक हैं जो इसके अंदर आते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग होती है टू ड्राइव एग्जाम्पल्स फ्रॉम जनरल रूल्स। आपको जनरल रूल पता है और आप उसके डिफरेंट एग्जाम्पल बता पाते हैं। जैसे मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और पूछा, अब आप बताइए, अब आप इसके बारे में और बताइए, तो दैट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लो ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है द एबिलिटी टू ड्राइव जनरल रूल्स फ्रॉम एग्जाम्पल। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए और आपसे पूछा कि ओके अब आप मुझे बताइए इन सारी बातों से आप क्या निचोड़ निकाल पा रहे हैं, क्या आप इसका कलेक्टिव बता पाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये इनके फैक्टर्स हो गए। इसके बाद आती है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, ये एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत ही कॉमनली सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली थ्योरी है। फिलहाल इसकी बात करते हैं। जो हॉवर्ड गार्डनर थे उन्होंने ये कहा कि देयर द इंटेलिजेंस हैज़ अ ब्रॉडर बेस एंड देयर आर एक्चुअली 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस विद इन अस। लेकिन इन्होंने भी अपने 7 को बाद में 8 में कन्वर्ट कर दिया था। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, अब आप रिलेट कर पाएंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो हमारे लॉजिक मैथमेटिकल साइंटिफिक पार्ट से कनेक्टेड है, जब आप उस पर हाई होते हैं देन यू आर हाई ऑन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल वही है जो मैंने आपको अभी बताया था, गार्डनर ने भी उसको पिक किया। जिस तरीके से आपने अभी देखा प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में ये था, उसी तरीके से गार्डनर ने भी इसको वैल्यू दी, तो ये वही है जो आपने अभी समझा। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस तब होता है जब अपनी बॉडी को अच्छे से डील कर पाते हैं। जैसे जिमनास्ट जो कर सकते हैं वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, या जो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपनी बॉडी को जिस तरीके से मूव करा लेते हैं ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। तो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनके अंदर होता है। म्यूज़िकल रिदमिक इंटेलिजेंस, जो लोग म्यूज़िक के नोटेशंस को समझ पाते हैं, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस यानी म्यूज़िक वाली डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हाई होते हैं, मतलब सिंगिंग में हो सकते हैं। इसके अलावा बीट्स को अच्छे से ड्रमिंग जो कर लेते हैं, ये सब म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल तब होता है जब हम दूसरों के साथ अपने इमोशनल बॉन्ड्स कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को फीलिंग्स को समझ पाते हैं। और इंट्रापर्सनल जो होता है वो तब होता है जब हम खुद को समझ पाते हैं, खुद के संग कनेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा एक और इंटेलिजेंस की उन्होंने बात की थी जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस, या फिर जो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं उनसे ये चीज़ कनेक्ट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेजर डिफरेंस है गार्डनर और थर्स्टन की थ्योरीज़ में जो आपने अभी पढ़ा, उसमें ये चीज़ है कि जो थर्स्टन की थ्योरी है वो ये कहते हैं कि जो 9 फैक्टर्स हैं ये मिलकर इंटेलिजेंस को बनाते हैं, जबकि गार्डनर की थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि जो 7 डिफरेंट इंटेलिजेंस है, जो कि अब 8 हो गए हैं और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर किसी के अंदर उन 8 या 7 में से 4 फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो पर्सन उस 4 टाइप के इंटेलिजेंस को पजेस करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर वो 8 के 8 या फिर 7 के 7 ही फैक्टर्स एग्जिस्ट करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से गार्डनर ने अपनी थ्योरी को डिफाइन किया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि गार्डनर का जो व्यू है, क्रिटिक ऑफ गार्डनर्स व्यू थिंक दैट एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ इन द म्यूजिकल और बॉडीली काइनेस्थेटिक एरियाज आर नॉट रियली पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑल। ये एक स्टडी है जिसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एंड दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट दोज स्किल्स आर टैलेंट्स दैट आर बीइंग टैलेंटेड इज़ नॉट द सेम थिंग एज बीइंग इंटेलिजेंट। टैलेंटेड और इंटेलिजेंस में भी वैसे ही फ़र्क है जैसे अभी हमने अचीवमेंट के बारे में बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में, स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में। ये पिक्चर आप देख सकते हैं जो हम 3 तरीके के इंटेलिजेंस की बात करती है। ट्रायर्किक नाम से भी क्लियर है, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे, ही बिलीव दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑल वर्क टुगेदर। He has created a 3-level or triarchic model of intelligence. Sternberg intelligence includes analytical, creative and practical abilities. जो एनालिटिकल है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट को डिस्कस करता है कि हमारे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होता है वो हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस होता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस वो होता है जब हम किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली यूज़ कर लेते हैं अपनी फोर्थ कमिंग प्रॉब्लम में। जो भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम उसको डील कर पाते हैं तो उसको हम वहाँ पर अपना क्रिएटिव इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे होते हैं। जो लोगों के अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस हाई होता है वही लोग अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ नया भी डिस्कवर कर देते हैं, कुछ नया इन्वेंट भी कर देते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होता है वो हमें ये बताता है कि जो लोग अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को ईजिली इनकाउंटर कर लेते हैं, ऐसे लोग स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस स्मार्ट भी कहलाते हैं। ये लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को पजेस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन इन वाई पीपल आर नॉट ऑलवेज एज सक्सेसफुल एज माइट बी एक्सपेक्टेड,
ये इस चीज़ पर उन्होंने डिस्कस किया था और उन्होंने कहा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे सामने क्या चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हम इमोशंस के साथ कैसे बैलेंस कर पाते हैं, और जब हम अपने इमोशंस के संग अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं तब हम इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाते हैं। हमारे जो हमारा दिल है और जो हमारा दिमाग है, जो दो कॉन्सेप्ट हैं कि मेरा दिल तो ये चाह रहा है पर मेरा दिमाग ये चाह रहा है, तो दिमाग वाला बात जो होती है वो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, और जो दिल वाली बात होती है वही इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। जो हम कहते हैं ना कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके लिए ऐसा करूं, हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? सेल्फ अवेयरनेस, मूड मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, इम्पल्स कंट्रोल, पीपल स्किल्स कि हम कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितना उनको कोऑपरेट कर पाते हैं, ये सारी बातें हम इसमें करते हैं। लिंक्स बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्या लिंक्स होते हैं? म्यूजिकल ट्रेनिंग माइट हेल्प डेवलप द कनेक्शंस बिटवीन नर्व सेल्स इन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये भी एक करेक्शन है यहाँ पर। द बेनिफिशियल चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम में हेल्प चिल्ड्रन इन ज्योमेट्री, आर्ट एंड डिज़ाइन एंड ज्योग्राफी, दैट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली, यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे। ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने इंटेलिजेंस और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को एक क्विकली ओवरव्यू किया है। अगर आप ये वीडियोस डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं देन यू मोस्ट वेलकम, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड ऑल्सो वॉच ऑल द वीडियोज़, you will get a very proper understanding of all the topics, although this was sufficient enough for you, but see you very soon in the next video. If you have not subscribed to the channel, please do it for me and help me growing for you and doing better for you. So see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.